पीछे बता चुके हैं और अतिथियों की उपस्थिति में वो भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है को रखा था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगी कि हम लोग जो जिस नाम से अंबेडकर शिक्षक संघ के नाम से यहाँ एकत्रित हुए हैं, बाबा साहब के नाम से, जिन्होंने सभी धर्मों को एक समान रूप से समझा। आज आप देखिए, केवल हमारी ये नहीं है कि दलित वर्गों को ही उन्होंने विशेष दर्जा दिया, लेकिन आप देखिए जो हमारा संविधान उन्होंने निर्माण किया था उसके अंदर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा जितने भी हमारे महिलाओं को, चाहे अधिकारों के बारे में बात कर लीजिए आप, चाहे हमारे जितने भी मजदूरों के कोई कानून बने हैं, हमें लोकतंत्र के अंदर वोट देने का जो अधिकार दिया है, जितने भी हमारे अधिकार हुए हैं, हमारे कर्तव्य जो बताए, हमारे अधिकार बताए गए हैं, जो सभी नागरिकों के लिए समान है, जो हमारी संविधान की प्रस्ताव में लिखा गया है कि हम भारत के लोग, उस समय हम सभी लोग एक हैं और सभी मिलकर जो है एक संविधान का निर्माण जिस तरह से अंबेडकर साहब ने किया है, तो हम सभी के लिए वो आदरणीय है, पूजनीय है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो SC ST का हो, चाहे OBC का हो, चाहे जनरल के लिए, सभी के लिए उन्होंने हमारे संविधान, और जिस संविधान के ऊपर आज हम गर्व करते हैं, उसी संविधान के तहत हमें ये अधिकार भी मिला है और हमें जितने भी हमारे अधिकार और कर्तव्य जो मिले गए हैं, आज प्रत्येक नागरिक को, हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं वो अंबेडकर साहब की तरह ही मिले हैं। चाहे आप देख लीजिए, यदि हमारी न्याय प्रणाली को देख लीजिए, उसमें सभी को समान अधिकार मिले। अभी जो समान कानून संहिता जो लाने का विचार है, उसके अंदर भी सभी कानून को समान लाने का विचार है। हमारी जो मैरिज एक्ट बने हुए हैं उसके अंदर भी यही कह रहे हैं कि सभी को समान, जिस तरह न्याय सभी के लिए समान है, उसी तरह जो है कानून और हमारा संविधान भी सभी के लिए समान बना हुआ है। फिर भी मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अंबेडकर साहब की देन थी कि वंचित और दलित वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो आगे समाज की मुख्य धारा के अंदर जुड़े, और उनको समाज की मुख्य धारा के अंदर लाने के लिए उन्होंने कुछ स्पेशल प्रावधान किए थे, और उस प्रावधानों के तहत ही जो हमें विशेष दर्जा दिया गया है और विशेष अधिकार दिए गए हैं, उसके तहत जो है हमें बाबा साहब अंबेडकर साहब को बहुत बहुत हमारा समाज इसके लिए जो सम्मेलन रखा गया। वैसे तो खत्ती साहब आप हर साल करते होंगे इस तरह का। अभी जब मैं खत्ती साहब से बात कर रही थी, मैं यही बता रही थी कि काफी कुछ तो आपने मुझे समस्याएं लिख कर दी है। समस्याएं निरंतर चलने वाली है, उनका समाधान भी समय समय पर होता रहेगा, क्योंकि समय की मांग के अनुसार उनका समाधान होना भी आवश्यक है। फिर भी मैंने खत्ती साहब से यही बोला था, आपके साथ आपके शिक्षक संघ जिला नागौर के अंदर करीब 8 ब्लॉक आ रहे हैं, और उन 8 ब्लॉकों के अंदर समस्याएं की जितनी भी आप शिक्षक संघ की, समाज की जो भी समस्या है, वो आप समस्याएं लेकर आप हमारे पास में आइए। निश्चित रूप से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि उन समस्याओं का समय समय पर पूरी तरह से समाधान किया जाएगा। विधायक महोदय मेड़ता भी हमारे साथ में बैठे हैं, और अब तो अभी आपने खिंवसर भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली है, खिंवसर सीट भी, डेगाना सीट भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में। तो हम सभी मिलकर जो है, जैसा कि अभी विधायक साहब ने भी बोला है कि विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन मंच पर हम लोग सब एक हैं, और हम लोग सब मिलकर जो है आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। एक शिक्षक होने के नाते भी मैं शिक्षकों की समस्याएं क्या हो सकती है, चाहे वो प्राइमरी लेवल पर हो, चाहे वो सेकेंडरी लेवल पर हो, चाहे वो हायर एजुकेशन को लेवल को हो, उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारी सरकार भी कृत संकल्प है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले समय के अंदर आप लोगों को धरातल पर भी जो है काफी कुछ उसमें सुधार दिखाई देगी। कुछ समस्याएं जो आप लोगों ने अभी सामने रखी है, उनके बारे में मैं हमें एक जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इसकी मांग को भी मैंने आगे भी उठाया है, आगे भी उठाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा एक रोस्टर को लेकर हमारी हमेशा ही समस्या बनी रहती है कि हर ब्लॉक के अंदर हमारे रोस्टर प्रणाली जो है वो प्रॉपर ढंग से लागू नहीं होती है। रोस्टर के बारे में मैं बता दूं, रोस्टर सही ढंग से बनाया ही नहीं जाता है। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर जब वैकेंसीज निकालने का जब परमिशन मांगी गई थी गवर्नर साहब में,
अभी 2-4 दिन पहले जब मैं गवर्नर साहब से मिली थी और जब मैं पूछ रही थी उनसे कि साहब हायर एजुकेशन के अंदर काफ़ी पोस्टें खाली है और अपन उसमें किस तरह से वैकेंसीज वगैरह निकाला जाए, तो मैंने गवर्नर साहब से यही बोला था कि साहब जब तक आप वैकेंसीज मत निकालना जब तक कि रोस्टर को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाए। और उन्होंने उसके बाद में एक लेटर लिखा सभी यूनिवर्सिटीज को कि पहले सारा रोस्टर बना के मेरे पास भेजा जाए और उसके बाद में ही मैं उसकी परमिशन दूंगा। तो निश्चित रूप से जो है हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि रोस्टर में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट को एक यूनिट मान लेते हैं, जबकि एक पूरी यूनिवर्सिटी को एक यूनिट मानकर या पूरे एक ब्लॉक को यूनिट मानकर किया जाए तो काफी पद सृजित हो सकते हैं। यदि एक डिपार्टमेंट को या एक ही ब्लॉक को ही मान लिया जाएगा तो उसमें हम लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो अब जो है रोस्टर को पूरी तरीके से जो है उसका पुनरीक्षण किया जा रहा है और इस रोस्टर प्रणाली को मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि जो जो विषय मेरे संज्ञान में आते हैं, चाहे वो आरपीएससी के अंदर हो, चाहे यूनिवर्सिटीज में हो, चाहे अपने स्कूल एजुकेशन के अंदर हो, उस रोस्टर प्रणाली को लागू करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ में आपने एक बताया था कि काउंसलिंग के अंदर जब काउंसलिंग होती है तो मेरिट के अनुसार, और इसमें आपको काफ़ी समस्याएं आती है। अभी खत्ती साहब ने भी मुझे बताया है कि काउंसलिंग को यदि हम 2 चरणों में किया जाए तो ये जो है मैं मंत्री महोदय से बात करूंगी कि किस तरह से जो है अपन शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि यदि काउंसलिंग के माध्यम से, मेरा तो ये मानना है कि यदि शिक्षकों को उनकी मनचाही जगह पर उनकी मनचाही पोस्टिंग यदि दी जाती है तो परिवार को भी समय दे पाएगा और मॉरल तरीके से और अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ में वो विद्यालय के अंदर भी अपना पूरा समय दे पाएगा। और क्योंकि आने जाने में जो समय खर्च होता है, मान लीजिए उसको 200 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर दूर पड़ रहा है, तो उसका सारा समय, या 100 किलोमीटर है, कई बार पेरेंट्स की तबीयत या कई बार पारिवारिक स्थितियां इस तरह से होती है कि वो जो है समय पर ना तो स्कूल समय पर जा पाते हैं, और जब स्कूल जाते हैं तो उनका समय पूरा टाइम जो है ध्यान अपने घर की ओर लगा रहता है। तो यदि उनको सही जगह पर पोस्टिंग दे दी जाए तो निश्चित रूप से जो है वो अपनी पूरी एफिशिएंसी का अपन उसमें उनकी जो पूरी क्षमता है उसको अपन यूज में ले सकेंगे। और जब वो संतुष्ट होंगे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जिन बच्चों का हम भविष्य सुधार रहे हैं, उन बच्चों को भी हम संस्कार अच्छी तरीके से दे पाएंगे। तो ये बात जो है मैं काउंसलिंग वाली प्रक्रिया की मंत्री महोदय के सामने भी रखूंगी। और अभी एक बात और मुझे जो आपकी वेकेंट सीटों को लेकर बताई गई है कि पूरे अपने जिले के अंदर जो है काफी सीटें वेकेंट रही है, डीपीसी समय पर नहीं हो पा रही है, डीपीसी की प्रोसेस भी अभी चल रहा है। अभी आपके जो अधिशेष शिक्षक थे उनको भी जो है मनचाही पोस्टिंग न देकर अपनी इच्छा के अनुसार लगाई जा रही है। कई तो ऐसी स्कूलें हैं जहां पर पूरे टीचर्स जो है वो खाली हो गए हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनके बारे में, क्योंकि अधिशेष वाली जो थी वो प्रक्रिया अभी 2-4 दिन में ही कल ही आदेश निकले, तो इसके लिए मैं जरूर जो है इसके लिए कोई ना कोई समाधान करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। एक आप जो सबसे बड़ी बात आपने मुझे यहाँ बताई है कि अपना जो प्रोबेशन पीरियड है, ये समस्या पिछले बार भी हमारे पास में आई थी और ये मेरी नॉलेज में भी है कि 1 साल का अपना प्रोबेशन पीरियड होता है या 2 साल का जो भी आपका होता है। कई ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें मेडिकल में 1 साल का होता है, बाकी अपने शिक्षक के अंदर 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है उसके अंदर जो है, मान लीजिए जब उसका हायर में हो जाता है सिलेक्शन, फर्स्ट ग्रेड में हो गया, तो वापस उसको 2 साल का वापस प्रोबेशन करना पड़ता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और उस प्रोबेशन के अंदर उसको एक फिक्स पे ही मिलती है। तो या तो इसके अंदर प्रोबेशन काल एक ही बार किया जाए अपने, यदि वो शिक्षक से शिक्षक हायर उसमें जा रहा है तो फिर प्रोबेशन की जरूरत ही नहीं है, और यदि उसको प्रोबेशन की जरूरत है तो उसका ओरिएंटेशन या रिफ्रेशर कोर्स जो 21 दिन का 28 दिन का होता है वो करवा दिया जाए, या फिर इसके अंदर जो है यदि उसने अपना प्रोबेशन कर दिया है और आगे हायर पोस्ट पे जाके यदि वो अपना प्रोबेशन कर रहा है तो उसको उसका पूरा वेतन दिया जाए। तो भी उसमें जो है तो कोई ना कोई इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। तो उस ऑप्शन के, वैसे तो यही कहना है कि प्रोबेशन जो है अपने कार्यकाल में एक ही बार होना चाहिए। इस विषय में मेरी मंत्री महोदय से भी बात हुई थी और उन्होंने विश्वास भी दिलाया था कि इसके ऊपर जरूर अपन कोई ठोस निर्णय लेंगे। तो निश्चित रूप से जो है हमारी शिक्षकों की मांगों के अनुसार हम लोग उसमें कोई ना कोई निर्णय लेकर आप लोगों को जल्दी इसकी अच्छी सूचना दी जाएगी। एक जो सबसे बड़ी बात है
कि विद्यालय के अंदर जब शिक्षक गण वहां पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वो पढ़ाई का जो मेन काम है वो तो एक सेकेंडरी बना दिया जाता है, और जो अदर एक्टिविटीज होती है, कभी पशुओं की गणना करो, कभी पेड़ पौधों की गणना करो, कभी जनगणना करो, कभी क्या ही होता है, तो इसके अंदर जो है उनका पूरा का पूरा टाइम उसमें खर्च हो जाता है या अपनी पूरी एनर्जी उधर वेस्ट हो जाती है। तो वो टीचर जो बच्चों के साथ में जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए या तो कोई ऐसी एजेंसी हायर कर ली जाए या काम आउटसोर्स करवा दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया जाए, लेकिन शिक्षकों को इस कार्य से मुक्त किया जाए। उसके लिए जो है हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। समय समय पर आप लोगों की भी मांग उठी है और इस विषय पर सरकार भी गंभीरता से कार्य कर रही है कि अब शिक्षकों को जो है गैर शैक्षणिक कार्यों को करने के लिए उसके ऊपर रोक लगाने का कार्य कर रहे हैं। एक जो अभी आपने मेरे सामने रखी थी स्कॉलरशिप के लिए, उसके अंदर जो अपनी इनकम टैक्स की जो समय सीमा है वो EWS की तरह जो है 8 लाख रुपए करने की, ताकि काफी लोग जो है उसमें शामिल हो सके। तो इसके लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि किस तरह से, और स्कॉलरशिप प्रक्रिया को उसका सरलीकरण किस तरह से किया जा सकता है। अभी काफी उसमें डिफिकल्टीज आती है, कई बार जो है बच्चों के पूरा फॉर्म भर देते हैं लेकिन एक छोटा सा ऑब्जेक्शन लगाकर वो पूरा ही फॉर्म निरस्त कर दिया जाता है। बच्चे करते हैं कि ऑनलाइन तो हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है उसके अंदर कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है। इसके अंदर कई सारे हमारे बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप से वंचित हो जाते हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी यदि उसका एक फॉर्म ले लिया जाए और ऑफलाइन फॉर्म लेकर उसमें यदि किसी प्रकार की कमी है तो तुरंत एक टाइम पीरियड निर्धारित कर दिया जाए कि यदि बच्चे ने किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है तो इस टाइम पीरियड के अंदर उस बच्चे को फोन करके, क्योंकि अभी तो सबके पास मोबाइल होते ही हैं, तो उस आधार पर जो है उस प्रक्रिया को सरलीकरण किया जाए। इसके अलावा आपने नव पद सृजित करने के लिए भी किया गया है और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए भी आपने काफी किया है। 2004 के बाद जिन्होंने किया है, उन सब लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है, उन सबको नई पेंशन स्कीम दी जा रही है। तो निश्चित रूप से आप लोगों की आवाज, क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम जो है एक तरह से सोशल सिक्योरिटी है कि आफ्टर रिटायरमेंट जो है सरकार की तरफ से कुछ पैसा अपना होता है, कुछ सरकार का पैसा होता है, और एक तरह से अपने को रिटायर्ड होने के बाद में एक सोशल सिक्योरिटी मिलती है कि आप अपने रिटायरमेंट के बाद में अपने जीवन को एक निश्चित राशि जो सरकार और अपनी दोनों को मिलाकर होती है वो मिलती रहे, ताकि वो अपना जीवन जो है सुखपूर्वक निकाल सके। तो इसके लिए जो है किस तरह से अपना भला हो सकता है या अपने मांग के अनुसार उसमें कोई अच्छा ही तरीका निकालकर उसका जो है आप लोगों की मांग को मैंने सरकार तक भी पहुंचाई, क्योंकि ज्यादातर लोगों की मांग यही है। जब कंपैरिजन करते हैं तो हमें पुरानी पेंशन स्कीम सिर्फ इसीलिए अच्छी लगती है कि आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में हमारे को जो है पेंशन मिलती रहे तो हमारा जीवन यापन एक अच्छी तरह। ये तो कुछ समस्याएं आपने जो मुझे बताई थी, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि आज आपने यहाँ पर बुलाकर हमारा मान सम्मान किया, हमारा जो आदर दिया, उसके लिए मैं शिक्षक संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष बलवीर जी खत्ती को, सभाध्यक्ष रामकरण जी मेघवाल को और महामंत्री हरिराम जी पवार और सभी शिक्षक साथीगण जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, उन सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आपका धन्यवाद देती हूँ और साथ ही आप लोगों को यही विश्वास दिलाती हूँ कि हम लोग सब एक हैं और आप लोगों की मांगों के अनुसार सरकार फैसला लेगी। अभी आपने देखा होगा कि जो हमने बजट बनाया था उस बजट के अंदर भी सभी वर्गों को उसके लिए प्रोविजंस रखे गए थे, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे हमारा मजदूर वर्ग हो, चाहे हमारा किसान वर्ग हो, और पूरे राजस्थान के अंदर उस बजट की सराहना की गई थी। एक तो विरोध करने के लिए तो अपन कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी पिछले कई दशकों से सभी लोगों ने प्रशंसा करी थी और सभी लोगों ने यही बोला था कि सरकार जब जाते वक्त जब घोषणाएं करना चाहती है उस वक्त का जो बजट होता है वो बजट जो है इस बार उस बजट के अंदर वो प्रोविजन हमें दिखाई दे रहे हैं। और अभी आप देखिए कि अभी कल परसों तरसों यानी कि 9, 10 और 11 तारीख को राजस्थान सरकार की ओर से एक राइजिंग राजस्थान को लेकर एक बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट मीट का जयपुर में आयोजन किया जा रहा है।
उस इन्वेस्टमेंट मीट के उसका उद्देश्य यही है क्योंकि सरकार बनी है और सरकार बनते ही पहले साल में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी शर्मा का भी ये सपना है और हमारे जो मुख्यमंत्री हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, सभी के प्रधानमंत्री हैं, सभी के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी एक सपना है कि हम लोग जो है किस तरह हिंदुस्तान को विकसित बना सकें, किस तरह राजस्थान को विकसित बना सकें। और राजस्थान को विकसित तभी हो पाएगा जब ज्यादा से ज्यादा हमारे निवेश यहाँ पर आए, ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के अंदर हमारे उद्योग धंधे लगे। और उद्योग धंधों के अंदर भी आप देखिए कि हमारे वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, क्योंकि जो जिस पद के योग्य होगा तभी तो उनको उसके लिए रोजगार मिलेगा। क्योंकि आजकल आप देखिए हम लोग सब पढ़ लेते हैं लेकिन नौकरियां तो 7% ही है ना। बाकी सब लोग क्या करते हैं, जब पढ़ लेंगे तो नौकरियों में, जब सरकारी नौकरी में नहीं जा पाएंगे तो कुछ ना कुछ तो उनको रोजगार चाहिए। सरकार की तरफ से भी बहुत सारी स्कीमें ऐसी निकली हुई है जिसके आधार पर हमारे जो SC ST वर्ग के जो लोग हैं उनको बहुत कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है। मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं, महिला एवं बाल विकास की, तो उसके अंदर हम उद्यम प्रोत्साहन योजना भी हम चालू कर रहे हैं। सब्सिडी देते हैं हमारी महिलाओं को, उसके अंदर 25% से लेकर 30% तक तो सब्सिडी दी जा रही है उद्योग धंधे लगाने के लिए। उनकी जो है स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी जो है कई प्रकार की योजनाएं हमने चालू कर रखी है। अभी आप देखिए हमारी महिलाएं प्रतिनिधि हम लोग कम दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी आधी आबादी के लिए महिलाओं के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और उन सभी और उनके राजनीतिक सभी तरह से उनका सशक्तिकरण कैसे किया जाए, इसके लिए भी हमने कई प्रकार की योजनाएं लागू की है। मैं वो सब आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि इन सब योजनाओं की जानकारी हमें नहीं हो पाती और उन योजनाओं की जानकारी के अभाव में हम उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। खत्री साहब, यदि आप परमिट करोगे तो हमारी महिलाओं को, हमारे सभी जो युवा वर्ग है, हमारे शिक्षक साथीगण है, उनके लिए मैं एक सेशन भी रखवा सकती हूँ यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से कि सभी जो है आप जैसे एक दिन का सम्मेलन रखते हो कि वो आकर अपनी योजनाएं आप लोगों को बता दे। क्योंकि जब सम्मेलन होते हैं या जब जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पर, जब कोई ब्लॉक स्तर पे सम्मेलन या जिला स्तर पर जब भी इस तरह के कार्य होते हैं तो उसमें हम लोग जा ही नहीं पाते और इन योजनाओं की हमें जानकारी नहीं मिल पाती और जानकारी के अभाव में जो है हम उन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं और कई सारा बजट जो है वो एज इट इज रह जाता है, उन बजट का हम यूज में नहीं ले पाते हैं। बालिकाओं के प्रति अभी बालिकाओं ने बड़ा अच्छा अपना नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत किया था, सभी का मनोरंजन भी किया यहाँ पर। तो बालिकाओं के प्रति भी समाज में एक अच्छी सकारात्मक सोच का विकास हो और बालिकाओं को किस तरह से हम सशक्त कर सकते हैं, इसके लिए भी हमने योजनाएं बनाई है। आपने देखा होगा पिछली जो हमारी राष्ट्रीय योजना थी उसको हमने बढ़ाकर लाडो प्रोत्साहन योजना कर दी है। उसके अंदर बालिकाओं के जन्म से लेकर उसको आगे तक 21 साल की उम्र तक करीब 1 लाख रुपए तक का वाउचर दिया जा रहा है, जो पहले 50,000 रुपए का वाउचर दिया जाता था। तो इस प्रकार की कई सारी स्कीमें हैं और उन स्कीमों के तहत जो है हम अपनी बालिकाओं को भी आगे बढ़ा सकते हैं। सिलाई बुनाई के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, हमारे आसपास में हमारी घरों में हमारी महिलाएं हैं, उनको किस तरह से डेवलप कर, उनकी स्किल को हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, उनको आर्थिक दृष्टि से हम किस तरह सशक्त बना सकते हैं। कई सारे हम मेले प्रदर्शनी लगाते हैं, उसमें अपने हुनर्स को वो किस तरह से आगे बढ़ा सकती है। इस तरह भी जो है हम लोग समाज के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचेंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा और हम समाज को भी एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, समाज का भी हम सुधार कर सकते हैं। और सभी मिलकर जो है जब समाज सशक्त होगा, हमारी महिलाएं भी सशक्त होगी और जब आर्थिक दृष्टि से वो सशक्त होगी तो हमारे भी जो है वो अपने घरों में भी जब सशक्तिकरण होगा और हमारा चारों ओर का वातावरण भी सशक्त होगा और निश्चित रूप से हम लोग सबों का विकास होगा। तो इस तरह से जो है, और आप लोग जब मुझे बताओगे तो निश्चित रूप से जो मैं आगे घंटे 2 घंटे का जब भी आप इस तरह का सम्मेलन करो तो उससे पहले 2 घंटे आप या 1 घंटे भी आप दोगे तो मैं अपने डिपार्टमेंट वालों को भेजकर जो है इस तरह की स्कीमों के बारे में भी बता सकती हूँ। हाथों हाथ इस तरह का कैंप भी यहाँ पे लगवा सकती हूँ। कोई पोस्टर प्रदर्शनियां भी यहाँ पर इस तरह से लग जाएगी ताकि उनको जो है उसके बारे में अपने को जानकारी होगी और उन योजनाओं का अपन लाभ उठा सकते हैं। जो सम्मेलन रखा गया है यहाँ पर, आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आपने उस समस्याओं को हमारे सम्मुख रखा है।
मैं आप लोगों को पुनः यही विश्वास दिलाती हूँ कि सरकार जो है विकास को लेकर, आप लोगों की समस्याओं को लेकर जो है प्रतिबद्ध है, संवेदनशील सरकार है और आने वाले समय के अंदर जो है आधारभूत ढांचे के साथ साथ में आप लोगों की समस्याओं का बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि हम लोग जो है एक इस तरह का जयपुर में भी आयोजन करना चाहते हैं कि आप लोगों के जनप्रतिनिधियों को जो संघ है, शिक्षक संघ है, कई प्रकार के प्रगतिशील शिक्षक संघ है आपके, और रुकटा शेखावट शिक्षक संघ, 50 शिक्षक जिसमें से मेन है, उन सबके उनके सबके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको वहाँ बुलाकर उनकी समस्याओं के अनुसार उनकी समाधान करने के लिए भी मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि किस तरह से अपन उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पुनः मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी लोगों का भविष्य उज्जवल हो, और हमारी तरफ से पुनः यही विश्वास है कि समस्याओं का समाधान भी होगा। आप विश्वास रखिए, अभी तो 1 ही साल हुआ है, अभी तो आने वाले समय के अंदर जो आपने बताया है कि हमारे कई साथीगण जो है लेवल 1 और लेवल 2 के जो साथीगण हैं जो कई बाहर बैठे हुए हैं और काफ़ी समय से आप लोग ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हो कि हमारे शिक्षक साथीगण जो है हमारे बीच में आए, क्योंकि काफ़ी दूर दूर बैठे रहे। उसके लिए भी हमने जो है पूरी तरह से सरकार प्रयासरत है, कुछ पॉलिसीज़ बनाकर भी इस तरह से कार्य कर सकते हैं ताकि पॉलिसीज़ के अनुसार यदि होगा तो उसमें किसी का नुकसान भी नहीं होगा। और डीपीसी के लिए बोला, डीपीसी के लिए मैंने बोला था, डीपीसी जो आपकी ड्यू है उसके लिए अभी शीघ्र ही उसके लिए प्रयास करते हैं ताकि कई जो अपने स्कूलें हैं जहाँ पर पद खाली हैं, क्योंकि मुझे भी बताया गया, अभी सीबीओ साहब भी यहीं बैठे हुए हैं, हमारे उमरदीन जी और प्रचार साहब भी कई बार बताते भी हैं कि साहब नागौर जिले के अंदर काफ़ी अपने प्रिंसिपल के पद खाली बैठे हैं। और जिस तरह से आपने बोला है कि प्रिंसिपल फिर वाइस प्रिंसिपल और फिर अपने एचएम वगैरह इस तरह से जो है प्रमोशंस होगा तो अपने पद भी भरे जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो है आने वाले समय के अंदर आप लोगों की समस्याएं का समाधान करने का सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा। पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षक साथ जो जिलाध्यक्ष सबको अपनी जगह दे उन्होंने दी है, जिसे सबका भला हो। विशेष SC/ST OBC के लिए उन्होंने एक महान देवता के रूप में हम सबका कल्याण किया है, हम सबको विदित है। वो निसंदेह चाहे मंच पे बैठे हैं हम लोग, चाहे आप सामने विराजमान हो, निसंदेह बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की देन से ही आज मंजू जी बागमार मंत्री है, मैं आपका आशीर्वाद से MLA हूँ, आप सब शिक्षकगण जितने भी हैं सब एक महान विभूति की देन है, जिसे हमारा जो है हम इस लाइन में जुड़े हैं। थी पढ़ नहीं पाया, कहीं मेरी नए 10वीं महाराजी कम पड़ गई थी तो परीक्षा में बैठ नहीं पाया, और वह दुकान जमी को बढ़ जाना ठीक रही हो तो मैं तो ठीक हूँ, MLA बनूंगा नहीं पढ़ो तो मारवाद वह शिक्षक की भगवान दे कि पढ़ते तो मैं ठीक था लाइन बैठ जातो। बिल्कुल हमारे लिए आप बहुत गौरवपूर्ण हो शिक्षक जगत, इसलिए आप सबको प्रणाम नमन करते हैं। हम लोग सारी बात हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं बाबा साहब ने क्या किया क्या नहीं किया। विशेष तौर से ये SC/ST समाज का जो सम्मेलन है, हम सब लोग उसमें आते हैं। हम सबको देखिए सच्चाई के साथ चलना पड़ेगा अगर वास्तव में कुछ करना है तो सच्चाई दी है। बाबा साहब जब नीतीश सुना में कहा था कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, इसमें तो कोई नो डाउट नहीं है। और आज हम जिस दिशा में चल रहे हैं, शायद बाबा साहब का सपना अधूरा मुझे लग रहा है। चाहे आप नहीं, चाहे मैं भी हूं, चाहे मंत्री जी है, कोई भी हो, हम सब उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। तो अगर सच्चाई में समाज का भला करना है तो हम सबको उस लाइन को तोड़ते हुए, बाबा साहब के सपनों को साकार करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जब हम उस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो निस्संदेह हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हम आज से प्रण लेना चाहिए बाबा साहब की इस पावन मौके पर कि भाई मैं आज सक्षम हूं तो मेरा परिवार का मेरे साथ एक और सक्षम हो। तो आज आप 1000 लोग 1-2 साल में अपने परिवार को सक्षम करोगे, 2000 होंगे, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा। अगर इस तरह से सिलसिला चलेगा वास्तव में तो बिल्कुल हमारा समाज आगे बढ़ेगा।
जो समाज पीछे है वो भी हमारी धारा में जुड़ेगा। या जिनको कोई दर्जा मिला है वो मिनिस्ट्री से या विधायकी से गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट के पटल पर या असेंबली पार्लियामेंट में अपनी बात को इतना तक रखे कि डॉक्टर अंबेडकर ने 32 गोल्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्टिकल 1935 के अंतर्गत कम्युनल अवार्ड लाकर इस देश में हमें जो मानवीय अधिकार के आधार पर समानता का अधिकार दिया, वो अधिकार का हनन इस देश की जमीन पे नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वर्गीकरण की बजाय अनारक्षित श्रेणी में वंचित जातियों को 10% आरक्षण AWS की तरह नई श्रेणियों में गठन किया जाए।